फाइन। तो देखो बेसिकली कॉन्सेप्ट यही है कि पर मोल ऑफ वाटर के हिसाब से हम हीट निकालते हैं, राइट? देख लो, तो जितना मोल पानी बनेगा उतना हीट रिलीज हो जाएगा। स्टार्ट से स्क्रॉल करें क्या हम, मतलब इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन यहां से? और ऊपर ये, इसमें क्यों चाहिए स्टार्ट? व्हाई डू वांट दिस, यू वांट दिस? ये वाला यहां से? अच्छा, वीडियो में कवर होगा ये बोलना चाह रहे हो? अरे बेसिकली ओके, तो बेसिकली हमने तो क्वेश्चंस किए थे इनिशियली, देन वी स्टार्टेड विथ लाइक स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो उसका हमने रिवीजन ही किया था। फिर हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बाद कुछ नॉर्मल चीजें डिफाइन किए, लाइक व्हाट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एक मूल चीज जलाओ, किसी भी चीज को जलाओ, स्टैंडर्ड कंडीशंस पे जो हीट रिलीज होगा वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी है ना? उसी तरह से स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन डिफाइन किया, सिमिलर प्रोसेस है। सॉल्यूशन में दो चीजें हैं, लैटिस टूटता है, हाइड्रेशन होता है, तो दोनों का सम कर लो स्टैंडर्ड कंडीशंस पे, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी सॉल्यूशन हो जाएगा। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है, तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन भी उसी टाइप का प्रोसेस है, हाइड्रेशन, इसमें एनर्जी रिलीज होता है। तो एक मोल आयन जब हाइड्रेट करेगा तो उसमें जो एनर्जी रिलीज हुआ, दैट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। सिमिलरली एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है एवरीडी? सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, तो यहाँ पे बेसिकली एक मोल पानी बनेगा, बेसिकली वाटर का जो फॉर्मेशन है उसमें एनर्जी रिलीज होता है, राइट? तो उस केस में जो हीट रिलीज हुआ दैट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, सॉरी ऑफ वाटर। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वाटर का जो है, या फिर बोल सकते हैं वाटर के जो फॉर्मेशन की एनर्जी है H प्लस और OH माइनस से, वही एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती है। इज दैट क्लियर और नॉट? आगे बढ़ सकते हैं? ओके फाइन। तो दिस वाज अबाउट स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अच्छा अब एक बात बताओ, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं, या फिर हम लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस? ठीक है, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस ले या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस ले, तो यहाँ कुछ बदलाव हो सकता है क्या? एवरीबॉडी आर यू क्लियर विथ व्हाट आई एम सेइंग? यहाँ पे कुछ बदलाव होगा क्या? देखो वीक एसिड किसको आता है बोलते हैं बताओ? वीक एसिड उसको बोलते हैं ना जो कि डिसोसिएट बहुत कम होता है, इसलिए रिएक्शन रिवर्सिबल लिखते हैं। अब वो रिएक्शन, अब जरा समझने की कोशिश करो, ये डिसोसिएट कम क्यों होता है? क्योंकि ये जो अनडिसोसिएटेड फॉर्म है, ये जो अनडिसोसिएटेड फॉर्म है, वो तुम्हें नहीं लगता है ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि देखो एसिटिक एसिड पानी में हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है बट एसीटेट आयन नहीं बना सकता, तो ये लेस स्टेबल होता है। तो ऑब्वियसली अब ये जब ज्यादा स्टेबल है पानी में, तो ऑब्वियसली ये अनस्टेबल फॉर्म में जाना नहीं पसंद करेगा, और यदि अनस्टेबल स्टेट बन भी जाता है तो भी ये वापस अनडिसोसिएटेड फॉर्म में जाना पसंद करेगा, राइट? तो तुम्हें नहीं लगता है कि अब ये मोर स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ जा रहे हैं, तो ये जो डेल्टा एच है, ये जो डेल्टा एच है वो पॉजिटिव होगा, यानी कि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। देखो वीक एसिड या वीक बेस उसको ही बोलेंगे ना जिसका डिसोसिएटेड फॉर्म अनडिसोसिएटेड से ज्यादा स्टेबल हो। इज दैट क्लियर? जिसका डिसोसिएटेड फॉर्म अनडिसोसिएटेड से ज्यादा स्टेबल है वो वीक एसिड होगा। मतलब अनडिसोसिएटेड फॉर्म कम स्टेबल है और डिसोसिएटेड ज्यादा स्टेबल है, तो डिसोसिएट होने की टेंडेंसी कम होगी, और यदि होगी तो डिसोसिएट वापस अनडिसोसिएटेड में कन्वर्ट होना चाहेगा। ये तो चमक रहा होगा यार, ये बहुत इजी चीज है, दिक्कत तो नहीं हो रही ना? तो अब देखो अब होता क्या है, जैसे तुम एसिटिक एसिड का रिएक्शन करवाते हो जो कि एक वीक एसिड है, किसके साथ? NaOH के साथ। तो अब सोडियम एसिटेट जो बनेगा उसके साथ वाटर भी बनेगा, तो यहाँ पे इसके डिसोसिएशन में हीट लग जाएगा। इसका जो डिसोसिएशन है ना, इट इज एंडोथर्मिक। स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता है, क्योंकि NaOH पानी में आराम से टूट सकता है, Na प्लस और OH माइनस पानी में स्टेबल होते हैं, ठीक है? बट यहाँ पे क्या है, ये स्टेबल नहीं है, तो इस केस में जो हीट रिलीज होगा
वो -13.7 तो होगा, प्लस डिसोसिएशन ऑफ किसका, डिसोसिएशन किसका बताओ, वीक एसिड का, ये ऐड करना पड़ेगा। ये समझ में आया या नहीं आया? और ये पहले डिसोसिएट होगा उसके बाद रिएक्ट करेगा ना, तो उसका डिसोसिएशन का जो हीट लग रहा है दैट हैज टू बी एडेड, क्योंकि हेस लॉ है, एक और स्टेप आ गया, तो उस स्टेप की एनर्जी भी तो हमको कंसिडर करनी पड़ेगी, राइट? तो इस बार पहले से ज्यादा हीट रिलीज होगा। हाँ ऑब्वियसली डेल्टा एच पॉजिटिव ही होगा। ऊपर वाला पॉजिटिव कैसे? अरे ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल है, तो अनस्टेबल की एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी और स्टेबल की एनर्जी कम होगी, तो तुमको स्टेबल से अनस्टेबल ले जाने में हीट लगेगा ना। अभी भी क्लियर नहीं है? तो इसको लिख लीजिए। ये वाला केस क्लियर नहीं है तुम्हें सिद्धेश? आर यू टॉकिंग अबाउट दिस केस? ऊपर दिए दोनों केसेस में डेल्टा एच सेम ही होगा। कौन से ये दोनों केसेस की बात कर रहे हो? CH3COH प्लस NaOH के केस में? मतलब बोलना क्या चाह रहे हो? मतलब आर यू नॉट कन्विंस्ड विद दिस स्टेटमेंट? ये वाली चीज समझ में नहीं आई, ये बोलना चाह रहे हो क्या? ठीक है पहले इसको लिख लो। यार एक ही एग्जांपल तो लिया है मैंने, यही एक न्यूट्रलाइजेशन तो है। हाँ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में ऐसा होगा। ठीक है लिख लिया सबने? हाँ दोनों में सेम होगा सिद्धे श्रेयस। रुक जाओ, आई एक्सप्लेन इट अगेन, डोंट वरी। लिख लिया ये सबने? ये लिख लिया सबने? सिमिलरली मान लो तुम्हारे पास, मैं समझाऊंगा तुम उसका टेंशन मत लो, NH4OH जो कि एक वीक बेस है प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हो, तो ये NH4Cl। टेस्ट में थर्मोकेमिस्ट्री कल तक जो किया था, कल के पहले वाले क्लास तक जितना किया था वो थर्मोकेमिस्ट्री यदि डाल भी दे तो कोई दिक्कत है क्या? ये तो इजी है, डाल दे क्या थर्मोकेमिस्ट्री जितना आज तक हुआ है? ठीक है डाल देते हैं। तो इस केस में जो डेल्टा एच टोटल आएगा वो -13.7 प्लस इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ, नहीं डालेंगे क्या चाहते हो? NH4OH होगा। ओके फाइन, ठीक है नहीं डालेंगे, डोंट वरी, जितना था उतना ही रहेगा, डोंट वरी। फाइन, कम टू द टॉपिक। देखो यहाँ पे ये वीक है राइट, इसके डिसोसिएशन में हीट लगेगा राइट, एवरीबॉडी इसके डिसोसिएशन में हीट लगेगा, तो इस बार ऐसा लिख देंगे। इज दैट क्लियर और नॉट? अब ये कैसे हो रहा है इसको सिद्धेश को डाउट है इसमें, इसको कर लेते हैं एक्सप्लेन। जीरो कहाँ बताया, किसके केस में जीरो बताया? स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में जीरो बताया। अरे स्ट्रॉन्ग एसिड का टेंडेंसी है कि पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाते हैं, इसका मतलब उनके डिसोसिएशन में हीट नहीं लगता है। इज दैट क्लियर? एसिटिक एसिड में कहाँ जीरो बताया हमने? ये जीरो नहीं है, ये गलती से लिखा हुआ है, ये एक्चुअली जीरो ऊपर की जगह यहाँ लिख दिया होगा, स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड के लिए जीरो वाला है वो। क्लियर है ये? ओके अब जरा समझते हैं, सिद्धेश जैसे बोल रहा है कि अभी दिक्कत है इसको, लेट अस ट्राई एंड फर्दर अंडरस्टैंड दिस। देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जैसे एसिटिक एसिड रिएक्ट करता है लेट से HCl के साथ, सॉरी HCl बोल रहा हूँ, NaOH के साथ, और ये बनाता है CH3COO प्लस वाटर। जब हम इसमें HCl लेते थे तो क्या होता था, इसको लिखना मत, बस समझा रहा हूँ मैं। HCl जब हम लेते थे तो HCl का एक्वा सोल्यूशन में क्या होता था और यहाँ क्या अंतर है? HCl के एक्वा सोल्यूशन में तुम्हें नहीं लगता है HCl का जो सोल्यूशन लोगे उसमें ये इसी फॉर्म में रहेगा, टूटा हुआ ही रहेगा राइट? NaOH का सोल्यूशन लोगे एक्वस तो इसमें तो ऑलरेडी टूटा हुआ रहेगा,
तुम एक टेस्ट ट्यूब लो जिसमें NaOH और HCl रखता है अलग अलग टेस्ट ट्यूब में, तो ऑलरेडी डिसोसिएटेड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। तो अब ये NaCl बना तो वो भी आयन में वैसे ही रहेगा, तुम्हें नहीं लग रहा है कुछ नया बनेगा ही नहीं? एक्चुअली में सिर्फ यही होता है, H2O बन जाता है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा है। ये बात क्लियर है नहीं? हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि इनका डिसोसिएटेड फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है इसलिए डिसोसिएटेड में रहते हैं, और डिसोसिएटेड फॉर्म ज्यादा स्टेबल है इसलिए डिसोसिएटेड फॉर्म में रहते हैं, और इसलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। सिद्धेश यहाँ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे सिर्फ पानी बन रहा है और कुछ हो ही नहीं रहा है, बट यहाँ पे एसिटिक एसिड की जो बोतल है ना उसको तो लोग खाते हैं, इट इज विनेगर, तो ये अनडिसोसिएटेड फॉर्म में ही रहता है। तो जब वो NaOH के साथ रिएक्ट करेगा ना, तो अब जैसे जैसे वाटर बनता जाएगा वैसे वैसे जो हीट रिलीज हो रहा है वो यूज होगा इसके डिसोसिएशन में, तो इसको तोड़ना पड़ेगा इस फॉर्म में। तो ये वाली प्रोसेस एंडोथर्मिक होगी, जो कि हीट यूज करेगी वाटर फॉर्मेशन से। तो अब इस केस में जो तुम्हारा सोडियम एसीटेट बना और वाटर बना, इसमें हीट यूज हो रहा है इस प्रोसेस में, तो अब स्टेट फंक्शन है तो इसका भी हमें ऐड करना पड़ेगा। डिसोसिएशन की जो एनर्जी है किसकी, एसिटिक एसिड की, वो हमें 13.7 में ऐड करना पड़ेगा, और इस बार रिलेटिवली जो हीट है वो कम रिलीज होगा, क्योंकि ये एक पॉजिटिव टर्म आ जा रहा है। अभी भी क्लियर नहीं है क्या? तो ये लिखना है, बातें वही थी, हमने इसको अलग तरीके से समझा दिया तुम्हें, ये भी लिखना है क्या? ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा। इन अ रिएक्शन बिटवीन HCl and NaOH, the heat released, हाँ वीक एसिड वीक केस, बिल्कुल बिल्कुल सलोनी, विल डू दैट, डोंट वरी। हीट रिलीज्ड पर मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू लेट से -13.7 किलो कैलोरी। ठीक है, इफ heat released during reaction, HCl plus NH4OH is equal to -10 किलो कैलोरी, तो आप बताइए कि इसके डिसोसिएशन में कितना एनर्जी लग रहा है? इजी है ना, बहुत इजी है एवरीबॉडी, आंसर तो बता ही सकते हो, इट इज वेरी क्लियर, इट इज माइनस, एक्चुअली इट इज 3.7 होगा ना यार, ये तो ये हीट रिलीज -10 है, ये होता है -13.7 प्लस इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, तो ऐड देखो कितना आ रहा है, तो प्लस आ रहा है ना, ये प्लस 3.7 किलो कैलोरी आ रहा है, ये बहुत मुश्किल है क्या? तो यार इतना तो करना चाहिए ना, कुछ लोग 23 बता रहे हैं। आगे बढ़ सकते हैं, यही लिखना है। ओके, यू कैन राइट डाउन। डन, ओके। अब जरा कुछ चीजें हम और भी समझ लेते हैं, जैसे मान लो तुमको ऐसा दिया है कि HCl प्लस NaOH के केस में हीट रिलीज होता है -13.7 ऑब्वियसली पर मोल ऑफ वाटर, ठीक है, दिस इज ऑल गिवन पर मोल ऑफ वाटर। फिर HCl प्लस NH4OH में हीट रिलीज होता है -10 किलो कैलोरी पर मोल ऑफ वाटर। फिर नेक्स्ट केस में तुम्हें दे देता है कि लेट्स से
NaOH प्लस एसिटिक एसिड के रिएक्शन में हीट रिलीज होता है अगेन -10 किलो कैलोरी पर मोल ऑफ वाटर। तो अब बताओ CH3COOH और NH4OH जब रिएक्ट करेंगे तो इसमें कितना हीट रिलीज होगा? क्वेश्चन समझ में आया एवरीबॉडी? एवरीबॉडी क्वेश्चन समझ में आया? ये तो बहुत इजी है ना श्रेयस? हाँ, योर आंसर इज करेक्ट, फाइन। एवरीबॉडी आंसर आया सबका? -6.3। अच्छा देखो इसमें, हाँ यस, सही है तुम्हारा आंसर, -6.3। श्रेयस तुमने जो आंसर निकाला है ना वो डिसोसिएशन की टोटल एनर्जी निकाली है, उसको 13 पॉइंट -13.7 ऐड करो तो आएगा तुम्हारा आंसर। प्रथमेश हैज गिवन द करेक्ट आंसर। अरे यहाँ पे इसके आयनाइजेशन में 3.7 किलो कैलोरी लग रहा है हीट, फिर इसके आयनाइजेशन में 3.7 किलो कैलोरी हीट लग रहा है। तो अब जब दोनों आयनाइज होंगे तो 3.7 प्लस 3.7 लगेगा, राइट? तो अब जो हीट निकलेगा वो 13.7 प्लस 3.7 प्लस 3.7 होगा, जो कि -6.3 किलो कैलोरी होगा। ये सबको समझ में आया? सिर्फ पहले ये डिसोसिएट हो रहा था, इसमें हीट लग रहा था, फिर सिर्फ इसमें हीट लग रहा है, अब इसमें दोनों में लगेगा, राइट? इसमें किसी को डाउट है क्या? आयुष बोल रहा है नहीं समझा। ओके, और कितने लोगों को डाउट है? हाउ मेनी ऑफ यू कुड नॉट अंडरस्टैंड? यार देखो ये तो इजी चीज है, समझ में आना चाहिए आई गेस। यार हमने यही सीखा है कि जो वीक एसिड है उसके डिसोसिएशन में एनर्जी लगता है, क्लियर? वीक एसिड या वीक बेस के डिसोसिएशन में एनर्जी लगता है क्योंकि उनके डिसोसिएटेड फॉर्म उतने स्टेबल नहीं होते। आर वी क्लियर? तो हम ये बात समझ चुके हैं कि उनके डिसोसिएटेड फॉर्म चूंकि उतने स्टेबल नहीं होते, तो इसलिए उनको बनाने में अपने को एनर्जी लगती है, अपने को एनर्जी देनी पड़ती है। आर वी गाइस क्लियर ऑन दिस? Is that clear? We need to supply heat because the dissociated forms are not that stable. Sorry, undissociated forms are more stable. तो obviously यहाँ पे इसके हीट, इसके डिसोसिएशन में इतना एनर्जी लग रहा है, फिर इसके डिसोसिएशन में इतना एनर्जी लग रहा है, तो जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो दोनों के डिसोसिएशन में दिस प्लस दिस लगेगा, तो दिस प्लस दिस और 13.7 ऐड कर दो। अभी भी क्लियर नहीं है? आगे बढ़ सकते हैं? Everybody, can we move ahead? ठीक है, राइट डाउन विश्वराज। अच्छा एक क्वेश्चन करोगे? क्वेश्चन नंबर इन टेक्स्ट एक्सरसाइज, इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 8 क्वेश्चन नंबर ले लीजिए 2 एंड 10। 2 एंड 9 करो, 2 एंड 9।
एवरीडी क्वेश्चन नंबर 2 and 9 इजी है ना? टू का तो आंसर सब आसानी से बता सकते हो। यदि देखो टू का आंसर तो सब लोग बता सकते हो ना। एवरीडी क्वेश्चन टू का आंसर सबका आया कि इसमें डाउट है? इसमें देखो यदि 1 मोल वाटर के लिए तुम्हें दे रखा है -57, देखो हमने 13.7 किलो जूल बोला था, किलो कैलोरी बोला था, तो उसको जूल में कन्वर्ट करोगे तो 57 के आसपास ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे पर मोल ऑफ वाटर 57 दिया है। दूसरे वाले रिएक्शन में 2 मोल बनेगा ना, तो इसके लिए क्या आएगा? -57 इंटू 2। ये तो क्लियर होगा सबको। क्वेश्चन 2 में किसी को डाउट है? ओके, क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई कीजिए फिर। अच्छा, यहाँ एक ट्रिक दिखा है, बोल रहा है कि एक वीक एसिड 10% डिसोसिएटेड है, मतलब समझ में आया? ये 10% अपने आप डिसोसिएट हो जाता है, इसका मतलब 90% डिसोसिएशन के लिए हीट लगेगा। ये समझ में आ रहा है? 10% डिसोसिएटेड है तो 90% अनडिसोसिएटेड होगा। ये चमक रहा है सबको? तो अब ये 90% के डिसोसिएशन के लिए हीट लगेगा। समझ में आया? तो अब जो इसका डिसोसिएशन 400 किलो कैलोरी पर मोल लिखा है, वो अब ये 1 मोल में 90% ही अनडिसोसिएटेड है, तो वो 0.9 इंटू 400 दैट इज 360 कैलोरी हुआ, यानी कि ये 0.36 किलो कैलोरी हुआ। ये समझ में आया या नहीं आया? अब थोड़ा सा ट्रिक क्या कर दिया, तुम्हें 90% लिख दिया, 10% डिसोसिएटेड है, तो तुम्हें क्या लगता है? मैंने क्वेश्चन इसलिए दिया था ना कि ये 10% का ट्रिक। तो अब ये -13.7 प्लस 0.36 होगा, प्लस 0.4 नहीं कर सकते यहाँ पे। अब इसमें देखो थोड़ा थोड़ा तो ट्रिक लगाएंगे, क्वेश्चन बना सकते हैं अलग अलग तरीके से। ये सबको समझ में आया? आगे बढ़े। इस पे मैं थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन दूं, थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का, थोड़ा ट्रिकी दे सकता हूँ क्या मैं? या एकदम प्लेन क्वेश्चन करोगे, सिंपल सिंपल? थोड़ा सा ट्रिकी एक क्वेश्चन में दे देता हूँ। अच्छा, ये तो सबको समझ में आता होगा, एक जनरल पॉइंट है, यदि किसी का डिसोसिएशन का हीट ज्यादा लग रहा है तो और वीक एसिड हुआ ना, जितना ज्यादा हीट ले रहा है डिसोसिएशन में उतना ज्यादा वीक एसिड हुआ या वीक बेस हुआ। ये तो सबको चमक ही रहा होगा, जितना ज्यादा हीट लेता है डिसोसिएशन में उतना ज्यादा वीक एसिड होगा। ये तो चमक रहा है ना? एक जनरल बात पूछे, यदि किसी एसिड का डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा है तो ऑब्वियसली वो वीक एसिड होगा या स्ट्रांग होगा? जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड के लिए कुछ नहीं होता, जितना ज्यादा एनर्जी लग रहा है उसका मतलब अनडिसोसिएटेड फॉर्म उतना ज्यादा स्टेबल है और डिसोसिएट होने में और दिक्कत हो रही है उसको, यानी एसिड बेकार है। 90% क्यों आया भावेश? देखो 90% इसलिए आया क्योंकि 10% तो डिसोसिएटेड है ना। सोल्यूशन में वीक एसिड भी कुछ हद तक तो डिसोसिएट होते ही है, तो 10% तो अपने आप डिसोसिएट हो रहा है, तो जो 90% अनडिसोसिएटेड है उसको डिसोसिएट करने में हीट लगेगा। इज दैट क्लियर भावेश? इज दैट क्लियर और नॉट? तो अब एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग solutions when mixed will produce highest rise in temperature? ये समझ में आ रहा है? इनमें से किनको मिक्स करने पे हाईएस्ट राइज इन टेम्परेचर मिलेगा, सबसे ज्यादा टेम्परेचर चेंज? अज्यूम करना है हीट कैपेसिटी सेम है, अज्यूम हीट कैपेसिटीज आर सेम, सबकी हीट कैपेसिटी सेम है, मतलब सबको सेम सिमिलर कंटेनर में रखा है, सब में पानी ही डाला है और एसिड वगैरह की भी हीट कैपेसिटी सेम ही है। तो पहला है 1 मोलर 1 लीटर NaOH
प्लस 1 मोलर 1 लीटर HCl। दूसरा है 2 मोलर 1 लीटर NaOH प्लस 0.5 मोलर, ठीक है, 2 लीटर H2SO4। ठीक है, फिर डाल देता हूं 1 मोलर 3 लीटर HNO3 प्लस 1 मोलर 1 लीटर NaOH। लास्ट ऑप्शन ले लेता हूं 0.5 मोलर, हाँ 2 मोलर 1 लीटर NaOH प्लस 3 मोलर, थोड़ा सा चेंज करता हूं मैं, एक सेकंड रुक जाओ, सीधे से बताता हूँ। 3 मोलर 1 लीटर, 1 मोलर 1 लीटर ही रहने देता हूँ। या इसमें कंफ्यूजन हो जा रहा है, 3 ही ऑप्शन रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 4th ऑप्शन में दिक्कत हो रही है। सेकेंड लाइन में व्हेन मिक्स्ड विल प्रोड्यूस्ड, कंफ्यूजन हो रहा है, व्हेन मिक्स्ड विल। 4th ऑप्शन एक बना लेते हैं, 4 लीटर 1 मोलर NaOH प्लस 1 मोलर 1 लीटर HCl। बताओ, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन एक बार लिख लो पहले। अब क्वेश्चन समझ में आया? देखो इस बार हीट इवॉल्व की बात हो ही नहीं रही है, हीट इवॉल्व की बात हो रही है गाइस, जरा समझने की कोशिश करो, हीट इवॉल्व की बात अपन कर रहे हैं क्या? अपन बात कर रहे हैं राइज इन टेम्परेचर की, जरा समझने की कोशिश करो, राइज इन टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। श्रेयस तुम्हारा आंसर गलत है, राइज इन टेम्परेचर की अपन बात कर रहे हैं, राइज। We are not talking about the heat evolved, we are talking about rise in temperature। मैंने बोला था यार क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा सोच लेना उसके बाद जवाब देना। देखो ना, आंसर बी है ना डी है, आंसर सी भी नहीं है, एक्चुअली में आंसर तो ए है, जो किसी ने चूज ही नहीं किया। बताओ, ए के साथ तुम लोगों ने भेदभाव कर दिया। अच्छा जरा सोचो, हीट क्या होता है? एन सीएम dt। तो अब सीएम बोला गया है, सेम है सबके लिए, राइट? तो dt इज प्रोपोर्शनल टू क्यू अपॉन एन, यही ना एवरीबॉडी? dt इज प्रोपोर्शनल टू q बाई n, तो जिसका q बाई n सबसे ज्यादा उसका dt सबसे ज्यादा, राइट? राइज इन टेम्परेचर उसका सबसे ज्यादा जिसका q बाई n सबसे ज्यादा। क्लियर है? फिर से समझो, dt इज प्रोपोर्शनल टू q बाई n, राइट? dt इज प्रोपोर्शनल टू q बाई n, तो जिसका q बाई n सबसे ज्यादा उसका हीट सबसे ज्यादा। अब जरा सोचो, इसमें 1 मोल पानी बन रहा है, इसमें कितना बन रहा है? 1 मोल बन रहा है। किसी भी केस में 1 मोल से ज्यादा पानी बन रहा है क्या? बताओ तो एवरीबॉडी, किसी भी केस में 1 मोल से ज्यादा पानी बन रहा है क्या? Do you think there is any case in which there is more than 1 mole of water being formed? नहीं ना। अब जरा सोचो, वो 1 मोल पानी जो -13.7 किलो कैलोरी हीट दे रहा है, वो कितने लीटर पानी को गर्म कर रहा है? यहाँ 2 लीटर पानी को गर्म कर रहा है, यहाँ देखो कितने लीटर, 3 लीटर को गर्म कर रहा है, यहाँ 4 लीटर को गर्म कर रहा है, और लास्ट वाले ऑप्शन में कितना है? लास्ट वाले ऑप्शन में कितना है बताओ एवरीबॉडी? लास्ट वाले में 5। तो सेकेंड में 2 मिलीमोल बन रहा है, नहीं भाई, इसमें भी 1 मोल ही बनेगा, देखो ना, 2 मोल OH माइनस और 1 मोल H प्लस बनेगा। अच्छा यहाँ 2 बन रहा है क्या? एक सेकंड देख लेते हैं, हाँ सेकंड वाले में है, ये 2 मोल H प्लस है और ये 1 है, बट ये 2 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ 4 बनेगा, यहाँ पे 2 मोल बन रहा है, ठीक है, चलो ठीक है, हाँ सेकंड में 2 मोल बन रहा है, ठीक है, सेकंड में 2 मोल। तो अब देखो करना क्या है, तब आंसर बी हो सकता है। अब देखो पहले केस में Q को हम लिख देते हैं 1 मोल, तो यहाँ A के लिए क्या बना रेशियो? 1/2, राइट? 1 मोल वाटर, हम रेशियो लेके चलेंगे ना, और 2 लीटर पानी, और दूसरे में कितना बना?
2 मोल वाटर और 3 लीटर 2/3, फिर फिर 1/4 और लास्ट में 1/5। तो हाईएस्ट किसका हुआ? बी हुआ। फिर ठीक है, फिर बी होगा आंसर। ठीक है, सेकंड में बी। तो क्या होगा आंसर बताओ इसका? हाँ सही है, सही है, तुम्हारा सही था, बी जिन्होंने आंसर किया ठीक है उनका। ये H2SO4 दिया है ना, ठीक है, बी होगा आंसर। अच्छा, ये समझ में आया क्या सबको, या नहीं समझ में आया? नहीं समझे? ओके, कोई बात नहीं। अच्छा, ये समझने की कोशिश करो, तुम्हें Q बाई एन लिखना है ना, ये तो समझ में आ रहा है ना कि राइज इन टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू Q बाई एन, या ये भी समझ में नहीं आ रहा? अरे तो तुम्हें ये देखना है कि हीट कितना निकल रहा है और वो हीट कितना लीटर पानी को गर्म कर रहा है, यही ना एवरीबॉडी? हीट कितना रिलीज हो रहा है और जो हीट रिलीज है वो कितना लीटर पानी को गर्म कर रहा है, क्योंकि हीट कैपेसिटी सेम दे रखा है क्वेश्चन में। तो अब Q बाई एन यानी सेम अमाउंट ऑफ हीट कम पानी को गर्म करे तो राइज इन टेम्परेचर ज्यादा होगा। या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है, ज्यादा हीट रिलीज हो। और कोई केसेस तो नहीं है ना? Q बाई एन जितना ज्यादा उतना ज्यादा राइज इन टेम्परेचर। आर वी क्लियर विद दिस? अरे हाँ या ना, आप तो बोलो। तो पहले केस में सबसे पहले हमने क्या किया, सबका वॉल्यूम लिख लिया, यहाँ 2 लीटर, यहाँ 3 लीटर, यहाँ 4 लीटर, 5 लीटर, तो यहाँ लिख दिया नीचे 2 3 4 5। इसमें कोई दिक्कत है? दो, देखो 3 4 और 5 यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत है? अब देखो इसमें कितना मोल पानी बन रहा है, क्योंकि वाटर बनता है उससे हीट रिलीज होता है, राइट? तो इसमें 1 मोल पानी बना, राइट? देख लो, 1 मोल H+, 1 मोल OH-, 1 मोल वाटर। इसमें देखो क्या है, इसमें 2 मोल H+ और 0.1 इंटू 2 1, लेकिन एक H2SO4 2 देता है, ठीक है? तो यहाँ 2 मोल OH- और 2 मोल H+ भी है, तो यहाँ 2 मोल पानी बन रहा है। तो 1/2 2/3, यहाँ भी एक बन रहा है 1/4 1/5। अभी समझ में आया? N/V क्यों किया है? क्योंकि यार पानी बनने से ही हीट रिलीज होता है श्रेयस। हीट इज रिलीज बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो जितना ज्यादा पानी बनेगा उतना ज्यादा हीट रिलीज होगा। इज दैट क्लियर? बिकॉज द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग हीट इज बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। अभी भी क्लियर नहीं है क्या? व्यू भी क्यों है उस पर, उसमें क्योंकि वो जो हीट रिलीज वो कितने लीटर पानी को गर्म कर रहा है वो भी तो इंपॉर्टेंट है। राइज इन टेम्परेचर निकालना है यार। वी आर सपोज टू कैलकुलेट राइज इन टेम्परेचर नॉट द हीट। तो राइज इन टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू Q अपॉन एन। ऐसा कोई बहुत मुश्किल चीज है क्या? अरे नहीं समझ में आया? ओके। अच्छा, कितने लोग को अभी भी नहीं चमका? आई विल कम टू यू, डोंट वरी। कितने लोग को अभी भी नहीं समझा? नहीं चमका? ओके, कोई बात नहीं। अच्छा, मान लो किसी चीज को मुझे हीट करना है, ठीक है, कोई बात नहीं। इस चीज को मुझे हीट करना है, आई वांट टू रेज इट्स टेम्परेचर, ठीक है? तो अब इसका टेम्परेचर राइज किसके ऊपर डिपेंड करता है? मैंने हीट दिया, ठीक है, और यहाँ पर मैं टेम्परेचर राइज की बात कर रहा हूँ। तो तुम्हें नहीं लगता इसका मास कम होगा तो हीट, सेम हीट ज्यादा टेम्परेचर रेज कर देगा? इस बात पे कन्विंस नहीं हो? यदि मुझे इसका टेम्परेचर राइज देखना है तो ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? Q इज इक्वल टू एन सी एम डी टी है ना। तो यदि मुझे इसका टेम्परेचर राइज करना है तो डी टी इज प्रोपोर्शनल टू Q बाई एन, ऑब्वियसली। सीएम मैं मान रहा हूं कांस्टेंट है। सीएम तो कांस्टेंट है ना, एक ही ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, अलग अलग ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है? सीएम मेरा कांस्टेंट है। तो अब या तो मैं ज्यादा हीट दे दूं या तो मैं समान कम कर दूं, तो मेरा राइजन टेम्परेचर ज्यादा होगा। इज दैट क्लियर? अब देखो पहले क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, कुछ ऐसा ही वाटर था ना, राइट? यही था ना, 2 3 4 5 ऐसा ही कुछ था। ए ऑप्शन में 2 लीटर पानी गर्म करना था, बी ऑप्शन में 3 लीटर पानी गर्म करना था, ठीक है, थर्ड ऑप्शन में 4 लीटर करना था और फोर्थ ऑप्शन में 5 लीटर करना था। तो ये तो पानी है जो गर्म होने वाला है।
तो ये पानी गर्म किससे होता था बताओ? ये पानी गर्म इसलिए होगा क्योंकि हीट रिलीज करेगा। तो यहाँ 1 मोल रिलीज हुआ, तो -13.7 इंटू 1। दूसरे ऑप्शन में 2 रिलीज हुआ, तो यहाँ 2, यहाँ 1 रिलीज हुआ, यहाँ 1, यहाँ 1। तो अब रेशियो निकाल लो। तुम अब रिलेट नहीं करेंगे हम, देख लो हाईएस्ट किसमें है। अभी भी नहीं समझ, अभी भी कितने लोगों को नहीं समझ में आया? वो मैंने इसलिए, अब यहाँ पे मैंने क्या किया था कि क्योंकि ये भी कांस्टेंट है इसलिए सिर्फ मैं ये ले रहा था रेशियो 1/2, क्योंकि ये तो कांस्टेंट ही है। 2/3, 1/4, 1/5। तुम ये एग्जैक्ट वैल्यू लिख लो तुमको यदि उसमें कंफ्यूजन है तो। हाँ, Q/N को डायरेक्टली N से प्रोपोर्शनल करवा दिया। अभी क्लियर है? एवरीबॉडी अभी क्लियर है? अच्छा, आगे हम रिवीजन कर लें, एक दो टॉपिक कर लें, छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं। थर्मोकेमिस्ट्री देखो इजी है, इसमें कोई नया कंसेप्ट नहीं आता। रिवाइज करें। हाँ वही किया था श्रेयस, Q/N को N/V के प्रोपोर्शनल लिख दिया था मैंने जनरल मेथड बता दिया तुम्हें। देखो आज हमने, अभी क्या डाउट है तुम्हें श्रेयस? अब ये वाला समझ में आया, ये मेथड से समझ में आया तुमको? उसको छोड़ दो यदि उसमें कंफ्यूजन है तुम्हें तो। ये मेथड से तो क्लियर है ना, तो यही यूज कर लो। तो बस यूज कर लो इसको। तुम्हें ये ज्यादा इजी नहीं लग रहा है, ये तो ट्रिक है ना, मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि मेरे लिए आसान पड़ता है। तुम ऐसा कर लो, तुमको ये ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, कोई दिक्कत नहीं। तो सेकंड मेथड यूज करो, और क्या। सेकंड मेथड यूज कर लो, ज्यादा वही बेहतर लग रहा है। सी, आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। सेकंड मेथड लिखना था क्या? यू वांट टू राइट दिस? Q/N को N/V की प्रोपोर्शनल कैसे किया, ये डाउट था, तो अभी वो क्लियर हो गया श्रेयस? अरे भैया देख लो ना, अभी भी क्लियर नहीं हुआ। 1 मोल पानी बन रहा है, तो मैं ऐसा लिख सकता था ना, -13.7 इंटू 1/2। दूसरे ऑप्शन में लिखता हूँ -13.7 इंटू 2/3। तो एक तो सब हर केस में तो सेम ही है, तो मैं डायरेक्टली 1/2 लिखूं तो क्या दिक्कत है? कंपैरिजन करना मेरे लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि हर बार सेम ही आ रहा है ना वैल्यू। तो मैंने कंपैरिजन के लिए लिख दिया। अभी क्लियर है? अरे यार, तो Q इज प्रोपोर्शनल टू N। अब देखो तुम कुछ अलग ही चीज को लेकर के कंफ्यूज हो रहे हो। यहाँ पे जो हीट इवॉल्व हो रहा है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर के प्रोपोर्शनल है। तो हीट इज प्रोपोर्शनल टू N ऑफ वाटर, और ये जो N है जो कि गर्म हो रहा है, ये एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ वाटर के प्रोपोर्शनल है। तो मैंने क्या किया, सीधा नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर दिया वाटर के वॉल्यूम से। अभी भी नहीं चमका? Q/N जो है, इसमें हीट प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर के, और ये जो N है वो पानी को गर्म कर रहा है, तो इसलिए लिख दिया मैंने डायरेक्टली ये कि dt is proportional to NH2O formed upon volume of H2O taken। अब ये एक ट्रिक बन गया है, इसको यूज करके आसानी से आंसर कर सकता है कोई। इसलिए मैंने डायरेक्टली ऐसा यूज किया था। अब आगे बढ़ सकते हैं। देखो तुम्हारा ऑलमोस्ट थर्मोकेमिस्ट्री खत्म ही हो गया है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। मतलब दो तीन चीजें हैं जो कि बहुत छोटी छोटी हैं, जैसे रेजोनेंस एनर्जी है और कैलोरीमेट्री है।
वो कर ले खत्म आज 10 मिनट एक्सटेंड करके, क्या बोलते हो? कर ले खत्म। चलो ठीक है, फिर क्या करें, रिवीजन करें? तो देखो ठीक है, तो आज हमने पढ़ा कुछ खास तो नहीं है। देखो आज हमने पढ़ा है इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज तो यही पढ़ा है ना आज। उसके अलावा क्या पढ़ा है? इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, और कुछ जनरल इंथैल्पीज, राइट, और कुछ जनरल इंथैल्पीज। तो इसके अलावा तो कुछ किया ही नहीं हमने। तुम यदि ऑब्जर्व करोगे तो आज हमने यही किया है, क्वेश्चंस किए हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की बात कर लें तो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है? बेसिकली हीट रिलीज्ड इज ड्यू टू, हम रोज कुछ खास नहीं पढ़ते, सिर्फ नया पढ़ते हैं, हाँ वो तो है। तो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है? पर मोल ऑफ वाटर क्या होता है ये? पर मोल ऑफ वाटर इट इज -13.7 किलो कैलोरी, राइट। और यदि तुम्हारे पास वीक एसिड या वीक बेस है तो उसमें ऐड कर दो उनके डिसोसिएशन, एनर्जीज ऑफ डिसोसिएशन उनमें ऐड करते जाते हैं, यही है ना? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? और हमने एक और चीज सीखा है यहाँ पे कि जो राइज इन टेम्परेचर डेल्टा टी होगा वो प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर के अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के। ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, तो और तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन मतलब हीट ऑफ एनर्जी अब्सॉर्ब्ड और रिलीज व्हेन वन मोल ऑफ सब्सटेंस इज एडेड टू वाटर, और वो पूरा सा डिसोसिएट हो जाए। ठीक है, तो अब देखो, अब इस पे बचा क्या है? एक छोटा सा टॉपिक है कैलोरीमेट्री, लगेगा इसमें 10 मिनट लगेगा, और रेजोनेंस एनर्जी इसमें भी 10 मिनट लगेगा। बोलो तो इसको आज खत्म कर सकते हैं वैसे, बाकी थर्मोकेमिस्ट्री खत्म हो गया। ठीक है, फिर रहने देते हैं। इंटेक्स एक्सरसाइज 8, देखो इंटेक्स एक्सरसाइज 8 में क्वेश्चन कर लीजिए 1 2 4 5 6 7 और 8 छोड़ दो ना। 7 और 8 तो कैलोरीमेट्री पे है, 9 हमने कर लिया है, तो ये हो जाएगा होमवर्क। 1 2 5 6 बॉन्ड इंथैल्पी तो हमने किया ही है ना सिद्धेश, बॉन्ड इंथैल्पीज नहीं किया है? एवरेज रिएक्शन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एच फ्रॉम बॉन्ड इंथैल्पी तो किया ही हमने, वो शायद से लास्ट लेक्चर में कर ही लिया था ना, डेल्टा एच कैलकुलेशन फ्रॉम बॉन्ड इंथैल्पी, किया ही है। अभी एक्सरसाइज 1 में कहां तक होमवर्क दिया था आपको? एक्सरसाइज 1 में कहां तक दिया था? 50 तक दिया था। तो वीक एसिड प्लस वीक बेस वाले में दोनों डिसोसिएट होंगे तो दोनों की एनर्जी ऐड करनी होगी। ठीक है आदित्य, 66 तक दिया था, तो ठीक है 67 से 79। ठीक है, 67 से 79 हो जाएगा होमवर्क। एक्सरसाइज 2 में भी दे दे क्या? चलो फिर ठीक है, गुड बाय। हाँ सिर्फ क्वेश्चन 7 और 8 छोड़ा है, बाकी तो कर ही लेते ना क्लास में। ठीक है, गुड बाय।